वेलकम बैक वंस अगेन। तो एक और बार हम लोग यहाँ पे मिल गए हमारे लास्ट सेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। तो आज हम लोग बच्चों एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग क्या चीज लर्न करेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जैक्टली है क्या? काफी बार आप लोगों ने हमारे आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमसे थोड़े से अलग है, तो शायद हम काफी बार जज कर जाते हैं कि अरे ये तो हम मेरे जैसा दिखता नहीं है, ये तो अलग है। हम उनका हंसी उड़ाते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, करेक्ट। तो काफी बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये हमारे से इतने अलग क्यों है, इनका सोच इतना अलग कैसे, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अलग कैसे। तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है हमें आज मिल जाएगा बाय द टॉपिक कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जब हम लर्न करेंगे तब हमें पता चलेगा गाइस, जो भी स्पेशल लोग हैं दे आर बोर्न विद अ स्पेशल फीचर बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम इन द जीन्स, देर इज सम प्रॉब्लम इन द क्रोमोसोम। ये उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, करेक्ट। तो काफी बार हम जज करते हैं, हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू द डीएनए। ये किसी के हाथों में बिल्कुल नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स क्या है, तो लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जब हम यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है बच्चों यहाँ पे दो टाइप के आते हैं। कौन से दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, सो लेट मी टेल यू दैट ओवर हियर जेनेटिक डिसऑर्डर के अगर बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएंगे। कौन से दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएंगे, देखिए। अरे यार, दो बार मैंने गलती से सेम कलर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे हमने क्या किया है ना, इस जेनेटिक डिसऑर्डर को वी हैव क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट में हमने ये जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया बच्चों? दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर के? चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो पहला जो पार्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर का, इसे हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। आई गेस मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया था कि डिसऑर्डर एंड डिजीज का मतलब क्या होता है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं वापस एक बार बता देती हूँ। डिजीज का मतलब ऐसा होता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है या शायद वायरस की वजह से होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे बोलेंगे डिजीज। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर जो कि डीएनए की वजह से होता है या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, एंड वो काफी टाइम तक आप उसे क्योर नहीं कर पाते, देयर इज नो सोल्यूशन ऑन दैट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। तो पहला वाला जो हमने यहाँ पे देखा वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकेंड बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेकेंड यहाँ पे आएगा वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेकेंड क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है? दो ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें क्या बताता है? मान लो अगर कोई डीएनए में म्यूटेशन हुआ है या कोई जीन में जरा सा भी अगर चेंजेस आया है, तो अगर कोई डीएनए में प्रॉब्लम आता है या जीन में म्यूटेशन होता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है बच्चों, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सी, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कब होगा? इट रिजल्ट्स when there is a mutation, when there is a mutation in a DNA और जीन या डीएनए में अगर हम म्यूटेशन होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? काफी लोगों को म्यूटेशन का मतलब शायद पता नहीं होगा, सो लेट मी टेल यू व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द म्यूटेशन।
तो म्यूटेशन का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है, म्यूटेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं तो वो है सडन चेंज इन डीएनए। सडन चेंज इन डीएनए को आप क्या बोलोगे बच्चों? म्यूटेशन। सडन चेंज मतलब क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आप लोगों को एग्जांपल से पता चल जाएगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, एक एग्जांपल कंसिडर करते। चलो मान लो यहाँ पे मैंने, हमारा ओरिजिनल वर्ड क्या है बच्चों? बायोलॉजी। ठीक है, हमारा ओरिजिनल वर्ड है यहाँ पे बायोलॉजी। मान लो अगर म्यूटेशन हो गया, ठीक है, तो म्यूटेशन हो गया तो मान लो इसमें का जो डी लेटर है, ठीक है, म्यूटेशन हो गया एंड इसमें का जो बी लेटर है, ये बी लेटर को आपने क्या किया बच्चों? डिलीट कर दिया। ये डिलीट हो गया, तो डिलीट होने के बाद अब क्या वर्ड बचेगा, क्या स्पेलिंग बचेगा बच्चों? देखें यहाँ पे IOLOGY। बराबर, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने बस क्या किया, एक वर्ड है, उस वर्ड में का जस्ट एक लेटर को आपने डिलीट कर दिया। तो आप जब एक लेटर को डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है, बट आई गेस उसे कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा है, कुछ अलग ही वो बन रहा है शायद से। तो क्या ये अलग बन रहा है यहाँ पे? इयोलॉजी। तो इयोलॉजी आई गेस हमने ये वर्ड सुना ही नहीं है ना, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी मैंने आपको बताया ना, ये एग्जाम्पल था बच्चों म्यूटेशन का। ठीक है, तो म्यूटेशन जैसे हम लोग काफी बार स्पेलिंग लिखते समय, स्टेटमेंट लिखते समय वी कमिट द स्पेलिंग मिस्टेक, हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गया तो वर्ड का शायद कुछ अलग ही मतलब बन जाता है। तो वैसे ही बच्चों आपको पता है कि हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए जो है काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो डीएनए में थोड़ा सा चेंज आता है उसके अल्फाबेट में, उसके नाइट्रोजन बेस पेयर में। आपने शायद सुना होगा एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेसिस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एक डिलीट हो जाएगा या एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जैसे यहाँ पे वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है, वहां पे डीएनए का मीनिंग चेंज होगा। तो बच्चों इसे ही आप क्या बोलोगे? म्यूटेशन। सो व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन द डीएनए। तो डीएनए का जो भी सीक्वेंस होगा, डीएनए के सीक्वेंस में सडनली थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, तो आप उसे क्या बोलोगे बच्चों? म्यूटेशन। इज दैट क्लियर? आई होप अभी आप लोगों को म्यूटेशन का मतलब क्या है या आप लोगों को शायद से समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों, म्यूटेशन पे यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स है जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कैटेगरी में आएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो पहला तो डिसऑर्डर यहाँ पे आएगा बच्चों जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कैटेगरी में आएगा, वो है यहाँ पे थैलासेमिया। ये थैलासेमिया क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल वन बाय वन। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे थैलासेमिया के बारे में, और शायद हमने और भी पहले सीखा था लास्ट सेशन में, आई गेस हमने देखा भी था व्हाट डू यू मीन बाय द सिकल सेल एनीमिया। तो ये थैलासेमिया, देन सिकल सेल एनीमिया, देन उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे दैट इज नथिंग बट कलर ब्लाइंडनेस। वापस यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो वो है बच्चों यहाँ पे हीमोफीलिया एक्सेट्रा। तो ये जितने भी डिसऑर्डर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर है ये कौन से कैटेगरी में आएंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? हमें सबको पता है कि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमें क्या बताता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमें ये बताता है, मान लो हमारे बॉडी के अंदर गलती से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया या एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो जो भी वो कंडीशन हमारे बॉडी में अराइज होगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये कब होगा बच्चा लोग? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये होगा रिजल्ट्स व्हेन देयर इज ए एक्स्ट्रा और लेस क्रोमोसोम इन आवर बॉडी। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी होता है या एक क्रोमोसोम ज्यादा भी होता है तो आप उसे क्या बोलोगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में यहाँ पे एग्जांपल क्या मेंशन करेंगे गाइस? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अगर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे तो जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम आज लर्न करेंगे रिलेटेड टू द
डाउन सिंड्रोम। देन उसके बाद आपने शायद सुना होगा रिलेटेड टू द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। देन आप लोगों ने शायद से सुना होगा टर्नर सिंड्रोम के बाद द नेक्स्ट कैटेगरी ओवर हियर, दैट इज ओवर हियर क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस का ही पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों थैलासेमिया के बारे में, थैलासेमिया एग्जैक्टली क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, एंड देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो ये एग्जैक्टली क्या क्या है वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे वन बाय वन। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वो है रिलेटेड टू द थैलासेमिया, ठीक है। थैलासेमिया एग्जैक्टली क्या है और ये थैलासेमिया होता क्यों है, तो ये सब के बारे में बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले लर्न करेंगे। तो शायद थैलासेमिया को लर्न करने के पहले मैं आपको बताती हूँ पहले कि ये जो थैलासेमिया का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी है, या थैलासेमिया क्यों होता है, किसके वजह से होता है, यह मैं आपको बताती हूँ। तो थैलासेमिया बेसिकली किस कंडीशन को हम बोलते हैं थैलासेमिया, तो पहले तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैलासेमिया बच्चों ये जो कंडीशन है, थैलासेमिया ये जो कंडीशन है ना, ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो थैलासेमिया के बारे में अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो लेट मी टेल यू दैट थैलासेमिया इट हैपेंस ड्यू टू, ये क्यों होता है बच्चों, इट अकर्स ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ, इट हैपेंस ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ hemoglobin in our blood। ओके, जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट काफी कम हो जाता है तब ये थैलासेमिया होता है। अगर आप इसे और करेक्ट करोगे तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने का और एक रीजन यहाँ पे होगा बच्चों, दैट इज यहाँ पे और एक करेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। हीमोग्लोबिन का अमाउंट तो कम होगा ही होगा, बट हीमोग्लोबिन का ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, हीमोग्लोबिन का ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, मतलब हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है जो कि एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्म होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होता। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, थैलासेमिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम क्या है। तो बच्चों आप सबको पता ही है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं आरबीसी के बारे में, मान लो अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है ये आप सबको ही पता है, रेड ब्लड सेल। मान लो कि ये आरबीसी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लिया, ये आरबीसी को मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लिया, ठीक है। तो बच्चा आरबीसी को अगर हम यहाँ पे जूम करेंगे तो आप सबको पता है कि ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, वो है मतलब HB, ठीक है। HB इज द सिंबल फॉर व्हाट बच्चा लोग, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी को अगर आप यहाँ पे जूम करोगे तो ये आरबीसी के अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। अब ये हीमोग्लोबिन कौन से स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है, सो लेट मी टेल यू। हीमोग्लोबिन बनने के लिए ना हमें यहाँ पे 2 चेन चाहिए, कितने चेन चाहिए यहाँ पे, 2 चेन, ठीक है। मान लो ये ब्लू वाला मैंने यहाँ पे चेन ड्रॉ किया है, वो है मतलब अल्फा चेन, ठीक है। ये वाला भी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है बच्चों, मान लो ये है यहाँ पे अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन यहाँ पे मिल गए आपको, ठीक है। और हमें और एक स्ट्रक्चर चाहिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होने के लिए। कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर हो गया और एक यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर बन गया इसे बच्चा लोग मैं बोलूंगी यहाँ पे बीटा चेन, क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे, बीटा चेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, हमारा जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में टोटल कितने चेन प्रेजेंट है, 2 चेन प्रेजेंट है टोटल, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा के 2 चेन प्रेजेंट है और बीटा के कितने चेन प्रेजेंट है, 2 चेन प्रेजेंट है।
करेक्ट। तो ये हमें रिक्वायर्ड है। तो थैलासेमिया में क्या होता है, अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ये नॉर्मल हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, बट थैलासेमिया में क्या होता है कि ये आइदर अल्फा चेन एब्सेंट रहेगा या बीटा चेन एब्सेंट रहेगा। अल्फा चेन एब्सेंट रहेगा तो भी हमारा हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, या बीटा चेन एब्सेंट होगा तो भी हमारा जो अल्फा चेन का जो पूरी तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं दिख पाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये कॉज करता है बच्चास, दैट इज द थैलासेमिया। तो थैलासेमिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कैन यू सी दैट ओवर हियर। यहाँ पे आप लोगों को और मैंने जूम करके यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ठीक है। तो अल्फा चेन एंड बीटा चेन ये एग्जैक्टली बनता किधर है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। तो थैलासेमिया में बेसिकली क्या होता है, थैलासेमिया में बेसिकली होता है बच्चों नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, अनडेवलप्ड हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। एंड हीमोग्लोबिन के अंदर आप सबको पता है कि यहाँ पे आयन प्रेजेंट होता है। आयन का काम होता है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में क्या कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को क्या करना, ट्रांसफर करना या ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा चेन एंड बीटा चेन ये अलग अलग क्रोमोसोम पे बनेगा। अगर आप यहाँ पे बात करोगे रिलेटेड टू द अल्फा चेन, सो लेट मी टेल यू कि ये जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन हमारे बॉडी में बनता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। क्रोमोसोम नंबर 16 जो है ये अल्फा चेन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे बीटा चेन के बारे में, तो बीटा चेन जो है ये प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रोमोसोम नंबर 11 एंड क्रोमोसोम नंबर 16 दे बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखोगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे माइंड मैप बना के देती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट ओवर हियर हीमोग्लोबिन का हमारा जो स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है इट इज बिकॉज ऑफ, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 एंड क्रोमोसोम नंबर 11। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो कौन यहाँ पे फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा क्रोमोसोम नंबर 16 एंड वो यहाँ पे फॉर्म करेगा क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 16 पे ना दो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो है मतलब HbA1 जीन, ठीक है, एंड एक यहाँ पे प्रेजेंट है गाइस HbA2 जीन। HbA1 एंड HbA2 ये दो जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन दैट इज अल्फा चेन। क्रोमोसोम नंबर 11 पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही जीन प्रेजेंट है, वो है मतलब HBB जीन, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? इतना समझ में आया बच्चों सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी आप लोगों को यहाँ पे? अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्रोमोसोम नंबर 16 जो है, ओके, क्रोमोसोम नंबर 16 के बारे में अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, सो लेट मी टेल यू दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्यों रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन को ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एंड ये किसको प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन को। किसको प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, बीटा ग्लोबिन चेन को ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ मान लो थैलासेमिया में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर क्रोमोसोम नंबर 16 में कोई प्रॉब्लम हुआ, क्रोमोसोम नंबर 16 में अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये जो अल्फा चेन है ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, उस कंडीशन को आप बोलोगे अल्फा थैलासेमिया। मान लो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे बीटा चेन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम आ गया या म्यूटेशन हो गया एंड उस वजह से बीटा चेन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, देयर इज अ फॉल्ट इन द बीटा चेन, तो आप उसे क्या बोलोगे, बीटा थैलासेमिया। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस
मान लो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, क्रोमोसोम नंबर 16 में क्या आ गया, यहाँ पे एरर हुआ। ओके, एरर के वजह से क्या हुआ, बीटा चेन कुड नॉट प्रोड्यूस, ये एरर हुआ यहाँ पे। एंड एरर के वजह से क्या हुआ, आई कैन से दैट एरर के वजह से अल्फा चेन नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब अल्फा चेन प्रोड्यूस्ड हुआ ही नहीं। तो अल्फा चेन अगर प्रोड्यूस नहीं होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे गाइस, इस कंडीशन को हम बोलेंगे वो है मतलब अल्फा थैलासेमिया। क्या बोलेंगे इसे, अल्फा थैलासेमिया। तो अल्फा थैलासेमिया का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 16 में कुछ एरर आ गया, अल्फा चेन प्रोड्यूस हो नहीं पाया, एंड अल्फा चेन प्रोड्यूस नहीं हो पाया तो उसे आप क्या बोलोगे, अल्फा थैलासेमिया। ठीक है, देन उसके बाद मान लो क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 में क्या हुआ, यहाँ पे अभी क्रोमोसोम नंबर 11 में थोड़ा सा एरर आ गया। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे अगर एरर आता है तो क्या प्रोड्यूस नहीं होगा गाइस, ऑफ कोर्स क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, बीटा चेन नॉट प्रोड्यूस्ड। तो अगर बीटा चेन अगर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, अगर मान लो बीटा चेन अगर नहीं प्रोड्यूस्ड होता, ठीक है, सो ये क्या कॉज करेगा, तो ये एक हमारा दूसरा हेडेक है यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज बीटा थैलासेमिया। ठीक है, तो बच्चों अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हीमोग्लोबिन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर आयन प्रेजेंट है, आयन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। तो अगर ये चीजें अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर होती है, हमारा डाइट अगर प्रॉपर होता है तो शायद हम प्रॉपर एकदम जिंदा रह पाएंगे, या हमारा जो भी एक्टिविटीज है वो सब एकदम प्रॉपर हो पाएगा। बट अगर ये केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, तो थैलासेमिया मतलब गड़बड़ इन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो गड़बड़ इन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दैट इज इन द सिंपल लैंग्वेज द थैलासेमिया। ठीक है, तो आई होप थैलासेमिया क्यों होता है इसका रीजन आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि थैलासेमिया में नॉर्मल पेशेंट का रेड ब्लड सेल कैसा दिखता है एंड थैलासेमिया पेशेंट का रेड ब्लड सेल एग्जैक्टली कैसा दिखता है, ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल पर्सन का अगर आप यहाँ पे आरबीसी देखोगे, नॉर्मल एकदम, यू ऑल आर वेल अवेयर कि हमारा जो आरबीसी है ये बाइकॉन्केव शेप है, तो एकदम प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर आप थैलासेमिया पेशेंट का अगर आप आरबीसी देखोगे तो आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे फील करोगे, मालफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं फॉर्म हुआ तो आरबीसी भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में भी ये फॉल्ट आ गया। तो बेसिकली जो थैलासेमिया वाले पेशेंट होते हैं उनका जो ब्लड है हमारे ब्लड जैसा एकदम डार्क रेड नहीं होता, उनका ब्लड बार बार पतला होते ही रहता है, एकदम पेल येलो ब्लड होते जाएगा, मतलब उनका ब्लड उनका बॉडी प्रॉपरली बना नहीं पाएगा। तो ऐसे पेशेंट दिखते कैसे हैं, ये पेशेंट के एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या होते हैं, हाउ वी कम टू नो दैट वेदर समवन इज सफरिंग फ्रॉम थैलासेमिया और नॉट, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो थैलासेमिया के बच्चों एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थैलासेमिया के सिम्टम्स, यू कैन सी दैट ओवर हियर। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द थैलासेमिया, अगर किसी को थैलासेमिया हुआ है तो उसका पहला सिम्टम क्या रहेगा, एनीमिया। शायद आपने एनीमिया काफी बार ये सुना होगा। तो एनीमिया ये वर्ड का मतलब क्या होता है, एनीमिया ये वर्ड का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। एनीमिया का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर बन रहा ही नहीं है तो ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होगा ही होगा। तो थैलासेमिया एनीमिया का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में लो होना। उसके बाद गाइस क्या बोला है, देखिए पेल येलो स्किन। पेल येलो स्किन का मतलब क्या होता है, अगर बॉडी में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो हमारा स्किन एकदम नॉर्मल दिखेगा, रेडिश दिखेगा, एकदम ग्लो करेगा। बट आपने काफी बार देखा होगा किसी के बॉडी में जब ब्लड का लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है तो उनका स्किन कैसे दिखता है, काफी पेल येलो। जैसे जॉन्डिस किसी को होता है तो स्किन कैसा दिखता है, पेल येलो, वैसा ही एग्जैक्टली कुछ दिखेगा, पेल येलो, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद देखिए गाइस क्या बोला है सिम्टम में, चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी एंड द साइज। अभी आरबीसी का साइज एंड शेप अगर हमें देखना है तो ऑफकोर्स ऐसे खुली आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, तो इन पेशेंट का ब्लड हमें निकालना पड़ेगा
माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा कि आरबीसी का शेप एग्जैक्टली कैसा है, तो एंड वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ द आरबीसी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब इनके बॉडी का या ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ये नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं होगा, थोड़ा स्लो रहेगा ब्रेन का डेवलपमेंट, इट वोंट बी नॉर्मल एग्जैक्टली। उसके बाद क्या बोला है, डार्क यूरिन। यूजुअली हमारे यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है, मतलब एकदम लाइट येलो या पानी जैसा होना चाहिए हमारा नॉर्मल यूरिन। बट अगर जॉन्डिस हुआ है या कोई थैलेसेमिया हुआ है, कोई बीमारी हुआ है, तो आप अगर कभी देखोगे द वेरी फर्स्ट चेंज जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो है मतलब यूरिन का कलर चेंज होना। तो यूरिन का कलर चेंज होना इट इज अ इंडिकेशन समथिंग इज रॉन्ग विथ अवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे थैलेसेमिया पेशेंट के यहाँ पे सिम्टम। अगेन काफी बच्चों को ऐसा भी डाउट हो सकता है शायद कि थैलेसेमिया का कोई एज लिमिट है क्या? नहीं, थैलेसेमिया कोई भी एज के ग्रुप को लोगों को होता है। इट इज अगेन द जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एज के बाद होगा, बट यस उसके जो सिम्टम है कुछ बर्थ के कुछ दिन बाद ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे या मे बी कुछ साल बाद दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट ट्रीटमेंट ऑन टाइम नेसेसरी है। बट थैलेसेमिया के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रीट करना चाहते हो कि थैलेसेमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हमारे पास फिलहाल जो टेम्पररी ट्रीटमेंट है थैलेसेमिया का वो है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, द वन ट्रीटमेंट विच वी कैन रिकमेंड टू ऑल द पेशेंट्स, वो है मतलब बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, वो है मतलब क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? अब थैलेसेमिया जो पेशेंट्स है उनका जो बॉडी है नॉर्मल ब्लड तो नहीं बना पा रहा है। तो अगर थैलेसेमिया पेशेंट का बॉडी अगर नॉर्मल ब्लड नहीं बना पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ब्लड बैंक से ब्लड लेके बाहर से ब्लड हर मंथ या 2 मंथ में या 3 मंथ में डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज आपको ब्लड चेंज करते रहना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन में मतलब खत्म होने वाला डिसऑर्डर है, नो, आपको हर मंथ मतलब जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक उसे कंटिन्यू रेट में जो ब्लड है बार बार चढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज उनका खुद का बॉडी जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा है एंड दैट्स व्हाई बॉडी के अदर पार्ट में ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है। तो अगर हमें पेशेंट को सेव करना है तो हमारे पास एक ही टेम्पररी सोल्यूशन है फॉर नाउ, वो है मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये एक हो गया। और एक जो सोल्यूशन हमारे पास है विच इज ऑन गोइंग इन द रिसर्च, ओके, जो कि रिसर्च अब तक अभी चालू कर रहा है, वो है मतलब बच्चों यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आप लोगों ने शायद बोन मैरो के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है ना, बोन मैरो इज द लोकेशन जहां पे हमारे बॉडी में ब्लड बनता है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई अगर हेल्दी इंसान है, उस हेल्दी इंसान से, बट अगेन जो रिसीवर है एंड डोनर है उनका ब्लड, एज एंड जो डीएनए है वो मैच होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी का भी ब्लड या किसी का भी ऑर्गन जो है किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते। करेक्ट। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या करना पड़ेगा, जिसका भी डीएनए मैच होता है मतलब रिसीवर या डोनर से, तो हेल्दी इंसान का जो बोन मैरो मतलब क्या, एक लिक्विड होता है जो हमारे लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है एंड बोन मैरो इज द लोकेशन जहां पे हमारे बॉडी का ब्लड बनता है। तो हेल्दी इंसान का बोन मैरो निकाला, ये जो थैलेसेमिया वाला पेशेंट है उसके बॉडी में डाल दिया, तो वो जो पेशेंट है ज्यादा समय तक हम उसकी जान बचा सकते हैं एंड वो पेशेंट है धीरे धीरे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को या ब्लड को बना पाएगा। तो ये जो भी हमारे पास है बच्चों, दिस इज द टेम्पररी सोल्यूशन। अगेन ये जो है रिसर्च में अब तक चालू है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिस इज 100% सोल्यूशन। ये तो सक्सेसफुल है ही है, बार बार ब्लड चेंज करते रहना पड़ेगा, बट अगेन दिस इज अ ऑन गोइंग रिसर्च। आप इसके ऊपर 100% मतलब बोलते हैं ना डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बट यस हमारा साइंस इतना आगे जा रहा है, रिसर्च आगे बढ़ रहा है, आप में से भी काफी बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी जो डिसऑर्डर्स है, ये सारे डिसऑर्डर्स है, इनके ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा है आप पे कि एक ना एक दिन ये सब पे सोल्यूशन तो बिल्कुल मिल ही जाएगा, है ना।
तो आई होप बच्चों आप लोगों को थैलासेमिया क्यों होता है, किसके वजह से होता है, कौन से क्रोमोसोम में फॉल्ट होने की वजह से होता है, ये आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये थैलासेमिया जो था इट वाज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है बच्चों रिलेटेड टू द डाउन सिंड्रोम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डाउन सिंड्रोम, लेट मी टेल यू। तो डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, किसके वजह से होता है, यू ऑल आर वेल अवेयर ओवर हियर। डाउन सिंड्रोम नाम से ही पता चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट एग्जैक्टली दिखते कैसे है। यस, ये डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट जो कुछ ऐसे दिखते हैं, दैट डजंट मीन कि हमको उनका मजाक उड़ाना है या उनको टीज करना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें ये सारे लोगों को हमारे जैसे कंसिडर करके बिल्कुल भी नॉर्मल ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम यहाँ पे क्यों होता है, सो लेट मी टेल यू। एंड ये डाउन सिंड्रोम जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल, दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है कि हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है दैट इज द 23rd क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम, जहां पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के अलावा हमारे बॉडी के अंदर टोटल जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑटोसोम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ये जो डाउन सिंड्रोम में क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम होने का रीजन क्या है, सो लेट मी टेल यू। तो डाउन सिंड्रोम होने का रीजन ऐसा है कि जो 21st क्रोमोसोम है, ओके, यूजुअली क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, क्रोमोसोम दो दो के ग्रुप में प्रेजेंट है। बट डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना, 21st क्रोमोसोम में अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो दिस इज द 21st क्रोमोसोम, जहां पे दो का ग्रुप ऑलरेडी नॉर्मल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है। कैन यू सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे यूजुअली क्रोमोसोम दो दो के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, बट 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कौन आ गया बच्चों, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे कितने जन का ग्रुप बन गया, 3 जन का ग्रुप बन गया। तो 3 जन का यहाँ पे ग्रुप बन गया, तो कैन आई कॉल, ये जो 3 जन का ग्रुप है, ये 3 जन के ग्रुप को कैन आई कॉल एज ट्राइजोमी। ये 3 जन के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइजोमी। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, जोमी का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम। तो 21st लोकेशन पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो आप उसे क्या बोलोगे, ट्राइजोमी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइजोमी। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, 21st ट्राइजोमी। 21st ट्राइजोमी क्यों बोलते हैं, बिकॉज 21st लोकेशन पे एक क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। उसके बाद अब आप मुझे सोच समझ के आंसर बताना है। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो ये पेशेंट के बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे बच्चों। नॉर्मली तो हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, कहाँ आ गया, 21st लोकेशन पे आ गया। तो टोटल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी चिल्ड्रन, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन दिस पेशेंट्स बॉडी। यस, कितना होगा, यहाँ पे होगा टोटल 47 क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल से एक क्रोमोसोम इस पेशेंट के बॉडी में ज्यादा आ गया, ठीक है। तो यूजुअली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ द डाउन सिंड्रोम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसे हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, 21st ट्राइजोमी। इज दैट क्लियर। तो आप यहाँ पे इमेज से शायद आपको पता चल रहा होगा कि ये जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं इनका एग्जैक्टली सिम्टम कैसा होता है, कि ये एग्जैक्टली दिखते कैसे। काफी बार आपने आसपास आपके देखा ही होगा, बट शायद आपको समझा नहीं होगा कि दिस इज ओनली कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम। तो शायद आपको यहाँ पे अभी पता चल जाएगा डाउन सिंड्रोम को ट्राइजोमी 21 व्हाई डू वी कॉल इट एज। आई होप अभी आप लोगों को ये समझा होगा। यहाँ पे ये जो भी है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोटाइप। हम क्या बोलेंगे इसे, कैरियोटाइप।
कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का मैपिंग। कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम का मैपिंग। तो अगर डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट का अगर क्रोमोसोम हमने निकाला एंड अगर हमने उसे मैप किया तो समवॉट इट विल लुक लाइक दिस। नॉर्मली देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरीवेयर, नॉर्मली अगर आप सब जगह पे देखोगे क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे देखोगे क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, क्रोमोसोम यहाँ पे दो दो के ग्रुप में नॉर्मली प्रेजेंट है। बट अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे लास्ट वाले में 21st के जगह पे, तो 21st के जगह पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है बच्चों? 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये क्यों होता है, कब होता है? जब एग सेल एंड स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके दैट टाइम एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है 21st लोकेशन पे। एग सेल में 23 क्रोमोसोम होता है, स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ आ गया तो 46 बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है, एक क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पे जो है प्रॉपर अलग नहीं हो पाता, तो एक क्रोमोसोम मे बी एग सेल से या स्पर्म सेल से एक्स्ट्रा आ जाता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? डाउन सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोम का ऐसा कुछ मैपिंग होता है इन केस ऑफ द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नाउ उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं इनका एग्जैक्टली सिम्टम क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। तो कैन यू सी दैट ओवर हियर कि ये जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे इनका एग्जैक्टली सिम्टम क्या होता है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि ये जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं ना, दे हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि उनका जो ब्रेन है हमारी तरह ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता, या हमारी तरह उनका आईक्यू लेवल ज्यादा नहीं होता, उनका ब्रेन थोड़ा सा कम डेवलप होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन। ऑलराइट, तो दिस इज अ वन सिम्टम ऑफ द डाउन सिंड्रोम। यस, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड इज द स्केलेटन डेवलपमेंट इज ऑल्सो पुअर। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? स्केलेटल मतलब क्या बच्चों? बोन। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? बोन। तो इनका जो बोन का डेवलपमेंट है वो भी काफी कम रहेगा। ठीक है, मतलब हमारी तरह नॉर्मल एकदम उनका जो बोन है ज्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बोन थोड़े से वीक रहेंगे, दे वोंट बी दैट मच फिजिकली एक्टिव, ज्यादा नहीं रहेंगे फिजिकली एक्टिव। तो ये एक सिम्टम है। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर लाइक स्मॉल हेड, ईयर्स एंड माउथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है वो आप लोगों को देख के इमीडिएटली समझ में आ जाएगा द पर्सन इज डिफरेंट करके। कैसे समझ में आएगा? यूजुअली इनका अगर आप फेस देखोगे राउंड होता है, आईज भी एकदम बड़े बड़े होते हैं, एकदम प्रोट्रूडिंग आईज होता है, दिख के आता है आप लोगों को, एंड माउथ जो है यूजुअली स्मॉल होता है, एंड ईयर भी एकदम छोटे होते हैं जो ऐसे चिपक के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ वन फीचर। सेकेंड बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, फेस जो है वो फ्लैट होता है, राउंडेड विद द फ्लैट नोज। फेस यूजुअली राउंड होगा एंड उनका नोज भी कैसा होगा? फ्लैट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओपन माउथ, मतलब उनका ये जो माउथ है ये हमेशा ओपन रहेगा। नॉर्मली हम बात नहीं करते या खाना नहीं खाते तो हमारा माउथ कैसा? क्लोज रहता है, बट ये जो पेशेंट है इनका जो माउथ है ये ऐसा ही वाइड ओपन रहेगा, उनका एज बढ़े या ना बढ़े। तो उनका दिस इज वन ऑफ द फीचर। ठीक है, देन प्रोट्रूडिंग टंग। प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब क्या होता है? ये टंग ऐसे बाहर ही रहेगा। Usually tongue should be inside the mouth when we are not talking or we are not saying something or we are not eating. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, उनका टंग ऐसे बाहर ही आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ ही रहेगा वो। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? प्रोट्रूडिंग टंग। देन क्या बोला है? आईज स्लैंट अप एंड आउट विद द इंटरनल एपिकैंथल फोल्ड। एपिकैंथल फोल्ड का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट इज एपिकैंथल फोल्ड। ये एपिकैंथल फोल्ड क्या है? ये आंखों के यहाँ का ये जो फोल्डिंग है ना यहाँ का, ओके, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसे आप क्या बोलोगे? एपिकैंथल फोल्ड। ठीक है, तो इनके आंख अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखिए आईज एकदम स्लैंट अप। स्लैंट अप मतलब क्या? आईज पे ऐसे एकदम स्वेलिंग रहेगा, ये ऐसे रहेगा। यू कैन सी द डिफरेंस इन द आईज। तो ऐसे हमारे नॉर्मली आईज नहीं होते, स्लैंट अप पोजिशन पे रहेंगे, ऐसे एकदम वो ऐसे ऊपर रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर उनका आईज का फॉर्मेशन नहीं रहेगा। देन उसके बाद क्या बोला है? फ्लैट हैंड्स and stubby fingers and palm is broad with single palmar crease. Now what do you mean by the single palmar crease? आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल क्रीज। क्रीज का मतलब क्या होता है? हमारे हाथों पे ये जो भी लाइंस है ना, हमारे हाथों के ऊपर जो भी लाइंस है आप उसे क्या बोलोगे? क्रीज बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइन देखिए यहाँ पे एकदम नॉर्मल है,
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल क्रीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एकदम सीधा, नो एक्स्ट्रा लाइन्स ओवर हियर, सिंगल क्रीज, बट इन आवर केस देयर आर मेनी क्रीजेस ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ही क्रीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कुछ सिम्टम है डाउन सिंड्रोम के, जो कि ये डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट को हमसे अलग बनाता है। बट ये बच्चों, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भले हमसे अलग है, बट हमें उनसे प्यार से बात करना है, उनको जज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इनसे प्यार से बात करोगे, थोड़ा सिंपैथी दिखा के बात करोगे, तो वो आपसे काफी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। बट अगेन आपको उनको नॉर्मली ट्रीट करना है, हमें कुछ अलग या डिफरेंटली उनसे बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, वैसे वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। जैसे हम में इमोशंस है, वैसे उनमें भी इमोशंस है। ओके, सो लेट्स नॉट जज एनीवन। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों लोग डाउन सिंड्रोम का वन ऑफ द सिम्टम, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वो है बच्चों, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम मतलब क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर। आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ डिफरेंस यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में दिख रहा है आपको। टर्नर सिंड्रोम में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे शायद एकदम क्लियर डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा। ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, बराबर। यूजुअली क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम दो चाहिए, आइदर एक्स एक्स चाहिए या एक्स एंड वाई चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एंड दैट टू विच वन इज प्रेजेंट ओवर हियर, एक्स, ठीक है। एक्स वाला यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, बट यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है, तो यहाँ पे 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम मतलब 44, बराबर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैन आई से दैट हियर 44, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ बच्चों, यहाँ पे 44 हमारे बॉडी के अंदर, 44 हमारे बॉडी के अंदर ऑटोसोम प्रेजेंट है, करेक्ट। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है एक ही प्रेजेंट है एंड एक तो यहाँ पे एब्सेंट है, बराबर। तो ये 44 ऑटोसोम्स, ठीक है। ये 44 ऑटोसोम प्लस ये मतलब टोटल क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट में कितने हुए, 45 क्रोमोसोम हुए, बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर। मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे एक क्रोमोसोम यहाँ पे डिलीट हो गया। पहले वाले डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, बराबर। यहाँ पे एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, मतलब यहाँ पे ये बेचारा यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे बेचारा कौन है, सिंगल है। तो ये बेचारा जो सिंगल है, तो कैन आई कॉल इट एज एक्स मोनोजोमी। क्या बोलेंगे इसे बच्चों लोग, एक्स मोनोजोमी। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ओके। तो यहाँ पे एक्स अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, इसका पार्टनर नहीं है, तो इसे आप क्या बोलोगे, एक्स मोनोजोमी। मतलब इन वेरी शॉर्ट, टर्नर सिंड्रोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स मोनोजोमी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब डाउट ये है कि जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है ये मेल है कि फीमेल है, ये हमको पता करना है। कैसे पता चलेगा मेल है कि फीमेल है, तो बच्चा लोग इफ यू रिमेंबर वाई क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल फीचर। मतलब जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल फीचर को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे पूरे यहाँ पे वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम तो एब्सेंट है। तो अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो उसका फीचर आने का सवाल ही नहीं उठता, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, तो ये टर्नर सिंड्रोम वाले जो भी पर्सन रहेंगे दे आर फीमेल। टर्नर सिंड्रोम वाले जो भी पर्सन रहेंगे दे विल बी द फीमेल, ओके। इनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं रहेगा, ओके। काफी कम टर्नर सिंड्रोम वाले केसेस अवेलेबल है, बट अगर अवेलेबल होते भी है या अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता भी है तो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता, या अगर डिटेक्ट होता भी है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो भी फिनोटाइप है पर्सन का, सो फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द फीमेल।
फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब वो इंसान मेल है कि फीमेल है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो आई होप बच्चा लोग आई एम क्लियर विद द टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम क्या है ये मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द टर्नर सिंड्रोम? तो टर्नर सिंड्रोम के जो फीमेल है दे आर फिनोटिपिकली फीमेल, दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, दे हैव द शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर का मतलब क्या होता है? इनका हाइट एवरेज से कम रहेगा। ओके, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा उनका हाइट एवरेज से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? वेब्ड नेक। आप यहाँ पे देख सकते हो वेब नेक, यहाँ पे कैन यू सी हियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेब्ड नेक। वेब नेक का मतलब क्या होता है? यू कैन सी हियर ऑल्सो वेब नेक का कंडीशन हियर, बराबर। मतलब यूजुअली क्या होता है, हमारा नेक हमारे हेड को या ये शोल्डर को अलग कर रहा है, ये हमारा जो पूरा नेक वाला पार्ट है क्लियर दिख रहा है, बट इनके केस में क्या होता है, नेक थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? वेब्ड नेक। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है? लोअर पोस्टीरियर हेयरलाइन, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट। मतलब अगर आप यहाँ पे इनका चेस्ट का लोकेशन अगर आप देखोगे, सो इट्स बीट ब्रॉड ओवर हियर, तो चेस्ट जो इनका काफी यहाँ पे ब्रॉड है। ठीक है, chest is very broad shield chest. Then I can say that poorly developed ovaries and the breast. Why the ovaries and the breast are poorly developed? आपको पता है कि ovaries के अंदर फीमेल के एग सेल का डेवलपमेंट होता है, बराबर। तो फीमेल के एग सेल का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है एंड ब्रेस्ट आर ऑल्सो डेवलप्ड, बट इन दिस केस एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो एक एक्स क्रोमोसोम है एक एब्सेंट है, तो यहाँ पे आई कैन से दैट यहाँ पे एग सेल भी काफी कम रहेंगे, एग सेल लेस रहेगा और नॉट डेवलप के केस में रहेगा, बराबर। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट डिपेंडिंग अपॉन द लेस डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, वी कैन से दैट दीज फीमेल आर सेक्सुअली स्टेराइल, दीज फीमेल आर सेक्सुअली स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर बताया था, वापस एक बार बताती थी। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल मतलब अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेराइल बोलेंगे। Why we said that the monosomy वाली फीमेल is sexually sterile? Because the ovaries are not that much well developed. तो ये एक रीजन है, ठीक है। तो आई होप बच्चा लोग आई एम क्लियर विद द टर्नर सिंड्रोम। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है मतलब हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? देखिए यहाँ पे बच्चों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब क्या है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, लेट्स सी हियर। तो आप देख रहे हो कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको। यहाँ पे ये जो हमारा 23rd क्रोमोसोम है, यूजुअली क्रोमोसोम डबल ही होना चाहिए, है ना, लव ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बट यहाँ पे तो लव ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे लव ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी एक्स वाई प्रेजेंट है और एक एक्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 23rd क्रोमोसोम पे, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, बराबर। मतलब यूजुअली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैन आई से दैट हियर ये वाला जो एक्स है यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे ये वाला एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम भी आइदर डबल एक्स होना चाहिए या एक्स वाई होना चाहिए, बट यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, करेक्ट। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? नॉर्मल, इनके ऑटोसोम्स तो नॉर्मल है ना, तो ऑटोसोम नॉर्मल है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 44। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोसोम में कोई दिक्कत नहीं है, देयर एब्सोल्युटली फाइन, बराबर। तो दिक्कत आई कहाँ पे फिर? दिक्कत आई यहाँ पे, हम इसे कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो इनका ये यहाँ पे क्या आया? फिनोटाइप आया टर्न क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों तो एज यू कैन सी दैट 44 ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट है। सेक्स क्रोमोसोम कितना? 44, 45, 46, 47। मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। मतलब जो पर्सन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से सफर कर रहा है उसके बॉडी में भी कितने टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे? 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? तो एक्स मेल में
एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। ये कब आता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम? ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस। ओवम का जो मियोसिस है प्रॉपर हो नहीं पाता एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम द एग सेल वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये जो है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स हैं या जो इंसान है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज फेमिनाइज्ड मेल। दे आर कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? फेमिनाइज्ड मेल। फेमिनाइज्ड मेल का मतलब क्या होता है कि दे आर लुकिंग लाइक फीमेल। कुछ फीचर ऐसे रहेंगे जो फीमेल से मैचअप करेंगे एंड कुछ फीचर रहेंगे जो मेल से रहेंगे। मतलब मेल का फीचर फीमेल का फीचर दोनों सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। तो आप इसे क्या बोलोगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या इन सम अदर लैंग्वेज इवन यू कैन कॉल इट एज ट्रांसजेंडर कैटेगरी एज वेल। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे इन दिस केस ऑफ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ओके, तो एग्जैक्टली इनका सिम्टम्स क्या है? तो ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, तो आपको ये लर्न करके जाना है। एग्जाम में 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, सो क्या है बच्चों सिम्टम? देखिए यहाँ पे, such individuals are male and has overall masculine development। masculine development का मतलब क्या होता है? मतलब manly features। masculine development का मतलब क्या होता है? manly feature, मतलब male feature kind of सब रहेंगे। ठीक है, voice pitch is harsh, मतलब उनका जो आवाज है काफी हार्श रहेगा। मतलब नॉर्मल नाइदर वो पूरा फीमेल के जैसा रहेगा या मेल के जैसा रहेगा, एकदम हेवी आवाज रहेगा। ठीक है, हैज अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। हैज अंडर डेवलप्ड टेस्टिस मतलब क्या? यू ऑल आर वेल अवेयर व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिस, बराबर। टेस्टिस का मतलब क्या होता है बच्चों? टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, एंड यहां क्या फॉर्म होता है? एट दिस पार्ट व्हाट हैपेंस ओवर हियर? स्पर्म फॉर्मेशन हैपेंस। तो अगर टेस्टिस अगर प्रॉपर नहीं है तो ऑफकोर्स इनमें स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होगा, एंड स्पर्म प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स दे आर सेक्सुअली स्टेराइल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस और दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस द चाइल्ड, करेक्ट। देन दे आर टॉल, उनका हाइट कैसा रहेगा? नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टॉल रहेगा, लॉन्ग आर्म्स, एंड देन शोइंग फेमाइन डेवलपमेंट, मतलब मैंने आपको बताया था दे आर फेमिनाइज्ड मेल। ठीक है, वाई फेमिनाइज्ड मेल? बिकॉज यू कैन सी दैट उनमें डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होगा थोड़ा सा फीमेल जैसा। यहाँ पे यू कैन सी दैट स्लाइटली वी कैन से दैट लिटिल बिट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विल बी देयर। ठीक है, यू कैन सी हियर, एंड जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है इस कंडीशन को वी कॉल इट एज व्हाट? गायनेकोमास्टिया। व्हाट डू वी कॉल इट एज? गायनेकोमास्टिया। तो नॉर्मली मेल में इतना ज्यादा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता जस्ट लाइक द फीमेल, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन मोर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बीट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? गायनेकोमास्टिया। ठीक है, देन अगेन आई कैन से दैट ओवर हियर नो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टेस्टिस अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा कि नहीं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। ओके, नो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? नो स्पर्म फॉर्मेशन, नो स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, नो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? नो स्पर्म प्रोडक्शन। ओके, देयरफॉर इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, दिस आई टोल्ड यू। स्टेराइल मतलब क्या मैंने बोला? अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो पर्सन है नाइदर उनमें मेल का कंप्लीट फीचर प्रेजेंट है ना उनमें फीमेल का कंप्लीट फीचर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये था बच्चों आज का हमारा सारा का सारा जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया। वापस एक बार हम लोग यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पे? आई टोल्ड यू हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने क्या बताया? मैंने आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक है मेंडेलियन, ओके, एंड सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? क्रोमोसोमल। होप आपको याद होगा मेंडेलियन मतलब क्या? डीएनए में या जीन में म्यूटेशन रहेगा। क्रोमोसोमल मतलब क्या? एक एक्स या एक एक्स्ट्रा या एक ज्यादा रहेगा क्रोमोसोम। मेंडेलियन में हमने क्या देखा था?
आज हमने मेंडेलियन वाला कौन सा डिजीज हमने डिस्कस किया, यहाँ पे थैलासेमिया के बारे में डिस्कस किया। क्रोमोसोमल वाले में हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों, 3 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। कौन कौन सी 3 चीजें डिस्कस की हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे देखा आज रिलेटेड टू द डाउन सिंड्रोम, देन हमने यहाँ पे देखा रिलेटेड टू द टर्नर सिंड्रोम, एंड देन हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया रिलेटेड टू द क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। थैलासेमिया में क्या होता है, व्हाट आई टोल्ड यू बच्चा लोग इन द केस ऑफ द थैलासेमिया, आई होप आपको याद होगा। थैलासेमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन चेन इज नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड। मैं आपको बस एक समरी दे रही हूं, क्या आज हमने लर्न किया। ठीक है, नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज मतलब क्या बच्चों, नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज, कौन सा हीमोग्लोबिन का चेन नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज। ओके, आई होप आपको याद होगा, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। यहाँ पे लिखेंगे और आइदर अल्फा चेन इज नॉट प्रॉपरली डेवलप और बीटा चेन इज नॉट प्रॉपरली डेवलप। एंड मैंने आपको और एक चीज बताया, अल्फा चेन का जो जीन है वो कहाँ पे रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 16 पे रहेगा, और बीटा जीन का कहाँ रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहेगा। तो ये डिफरेंस याद रखना। डाउन सिंड्रोम में क्या बोला था मैंने आपको, डाउन सिंड्रोम के बारे में वी आर डिस्कस बच्चा लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइजोमी 21। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें रहेंगे 47 पेशेंट्स में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मतलब क्या, 44 प्लस X0, एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब क्या, 44 प्लस XXY। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा 45। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर आप बात करोगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा यहाँ पे 47। ओके, तो ये था हमारा आज का क्विक रिव्यू। आज के सेशन में हम लोगों ने ये सारी चीजें बच्चों डिस्कस की। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आई होप बच्चों कि जितने भी सेशन हमने देखे थे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का हमारा लास्ट सेशन था, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी अगर आपको डाउट है या टॉपिक अगर आपको नहीं समझा है तो आप प्रीवियस वाले वीडियो पॉज करके वापस देख सकते हो, सो दैट आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बता देना जरूर कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं वापस जल्दी नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।